Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Strategic Management. In today's lecture, we will discuss upon the topic Generic Strategic Alternatives. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी जनरल स्ट्रेटजीज ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा फॉलो की जा सकती हैं। तो हम उन पर्टिकुलर जनरल स्ट्रेटजीज को आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे। According to William F. Gluck and Lawrence R. Dodge, there are four generic ways in which strategic alternatives can be considered. और ये चार strategic alternatives कौन कौन से हैं? Stability, expansion, retrenchment and combination. Let us come to the very first strategic alternative that is popularly known as the stability strategies. क्या मतलब होता है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज का? Whenever we are talking about the important goals of a business enterprise, then it is stability. जब कभी भी किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो किया जाता है, उसको स्टार्ट किया जाता है, तो उसका सबसे मेन पर्पस क्या रहता है, इंपॉर्टेंट गोल क्या रहता है? स्टेबिलिटी को ऑब्टेन करना, क्योंकि अपने एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना है और अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ को सेफ गार्ड करना है। इसके साथ साथ उसे जो भी उसके वेल एस्टेब्लिश्ड और टेस्टेड ऑब्जेक्टिव्स है उनको परस्यू करना है। जो पर्टिकुलर बिजनेस पाथ है जहां पर वो अपने वर्किंग को आगे बढ़ा रही है उसको कंटिन्यू करना है। इसके साथ साथ एक सस्टेन बेसिस पर अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मेंटेन करना है या फिर अपनी कमांडिंग पोजीशन को कंसोलिडेट करना है जहां वो ऑलरेडी पहुंच चुकी है। और जो भी रिसोर्सेज इसके द्वारा यूज किए जा रहे हैं बिजनेस के अंदर, उन पर रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज करना है। तो इन सब के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबिलिटी की पोजीशन को अचीव करना ही होगा। जब तक वो स्टेबिलिटी की पोजीशन को अचीव नहीं कर लेती है तब तक ये जो सारे पर्पस मैंने सब आपसे डिस्कस किए हैं ये उसके फुलफिल नहीं हो सकते। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी इज परस्यूड बाय अ फर्म व्हेन, कब फॉलो की जाती है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी किसी भी फर्म के द्वारा? इसके लिए मैंने कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं। व्हेन इट कंटिन्यूज टू सर्व इन द सेम और सिमिलर मार्केट्स एंड डील्स इन द सेम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन एक ही पर्टिकुलर मार्केट में या सिमिलर मार्केट्स में सर्व करना शुरू कर देती है या सर्व करती रहती है और जो उसके पास प्रोडक्ट्स है वो भी सेम है, उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है और सेम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के साथ में डील कर रही होती है, तब वो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को फोकस करती है। सेकेंड वन इज the strategic decisions focus on incremental improvement of functional performance. जो strategic decisions ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लिए जा रहे हैं, जब उनका फोकस कहाँ होता है? फंक्शनल परफॉर्मेंस की इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट पर। तो जब फंक्शनल परफॉर्मेंस की इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट पर फोकस होता है तो उस केस में भी स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को परस्यू किया जाता है बाय एनी ऑफ द फर्म। ऑल्सो stability strategy are implemented by approaches wherein few functional changes are made in the products or markets. यानी कि ये जो दो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे जो डिफाइन करते हैं कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को कब ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फॉलो किया जाता है। इसके साथ साथ अगर कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट्स या मार्केट्स में कुछ फंक्शनल चेंजेस करती भी है तो भी स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी का मतलब डू नथिंग स्ट्रेटजी से नहीं है कि आपको कुछ नहीं करना है। इसका मतलब है कि अगर मार्केट में या प्रोडक्ट जो भी एग्जिस्टिंग सिचुएशंस हैं मार्केट की, उनमें अगर कोई भी नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं तो उन पर प्रॉपर ट्रैकिंग करना, उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करना और ये एंश्योर करना कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी है वो उससे किसी भी तरीके से अफेक्टेड ना होने पाए। यानी कि जो आपकी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी है इट कंटिन्यूज टू मेक सेंस। इस तरीके से उन नए डेवलपमेंट पर एक आई रखी जाती है, निगाह रखी जाती है, उसके रिगार्डिंग प्रॉपर रिकॉर्डिंग को मेंटेन किया जाता है। इसको हम स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी का नाम देते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? नाउ कम टू द सेकंड स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव एंड दैट इज नोन एज द एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। क्या मतलब है एक्सपेंशन स्ट्रेटजी का? इट इज इंप्लीमेंटेड बाय रीडिफाइनिंग द business by adding the scope of business
substantially increasing the efforts of the current business. Expansion नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक्सपेंड करना है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्ट्रेटजी को फॉलो करती है। लेकिन करना क्या होता है, सबसे पहले जो बिजनेस कंसर्न है वो क्या करती है, वो अपने बिजनेस को रीडिफाइन करती है। यानी सबसे पहले जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो अपने बिजनेस को रीडिफाइन करती है और फिर क्या करती है, जो बिजनेस के स्कोप है उसको ऐड करती है, और बिजनेस के स्कोप को डिफाइन करते हुए ये अपने करंट बिजनेस के एफर्ट्स को सब्सटेंशियल वे में इंक्रीज करती है। तब हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंशन स्ट्रेटजी को फोकस कर रही है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसका मतलब क्या है, हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंशन स्ट्रेटजी में इन्वॉल्व है? इट इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट रिफॉर्मुलेशन ऑफ goals and directions, major initiatives and moves involving investments, exploration and onslaughts into new products, new technology and new markets, innovative decisions and action programs and so on. यानी कि ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेसिस पर हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंशन स्ट्रेटजी को फोकस कर रही है। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स और डायरेक्शंस को रीफॉर्मुलेट करे, मेजर चेंजेस करने वो शुरू कर दे, इन्वेस्टमेंट्स की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दे, एक्सप्लोरेशन की तरफ मूव करना शुरू कर दे, नए नए प्रोडक्ट्स, नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए मार्केट्स की तरफ वो अपने स्टेप्स को आगे ले जाना शुरू कर दे, इनोवेटिव वे में डिसीजंस को फॉलो करना शुरू कर दे, डिफरेंट टाइप के एक्शन प्रोग्राम्स को लॉन्च करना शुरू कर दे, तो समझ लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंशन स्ट्रेटजी को फोकस कर रही है। एक्सपेंशन also includes diversification, acquiring and merging businesses। यानी कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्सिफिकेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व है या फिर अदर बिजनेसेस को एक्वायर कर रही है या उनको अपने आप में या अपने में मर्ज कर रही है, तो भी ये एक एक्सपेंशन स्ट्रेटजी है। The strategy may take the enterprise along relatively unknown and risky paths full of promises and pitfalls। इस स्ट्रेटजी का मतलब क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने आप को एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जो अननोन है, जो रिस्की भी हो सकता है, जो फुल ऑफ प्रोमिसेस से भरा हुआ होता है, जहां डिफरेंट टाइप की डिफिकल्टीज भी हो सकती हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ में उस पर्टिकुलर ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात पर बढ़ना शुरू कर देती है, तो हम इसको एक्सपेंशन स्ट्रेटजी की कैटेगरी में रखते हैं। द थर्ड वन इज द रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी। रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है? अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन रीडिफाइन इट्स बिजनेस बाय डाइवर्सिफाइंग अ मेजर प्रोडक्ट लाइन और मार्केट। इन्वेस्टमेंट को तो हमने ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटजी में इंक्लूड किया था, इसका अपोजिट कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट की जगह डिसइन्वेस्टमेंट। यानी अगर कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने मेजर प्रोडक्ट लाइन या मार्केट में डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस को फॉलो करती है और उसके बेसिस पर अपने बिजनेस को रीडिफाइन करती है, तो ये क्या कहलाएगी? रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी कहलाएगी। एक्चुअली है क्या कि जब एनवायरनमेंट के अंदर एडवर्स सिचुएशंस अवेलेबल होती हैं जिसको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइजेशन फेस नहीं कर पाती है, तो उसके बैड इंपैक्ट से बचने के लिए क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन? अपने बिजनेसेस को डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देती है या डाइवेस्टिंग करना शुरू कर देती है मेजर प्रोडक्ट लाइन या मार्केट को, जिसे हम रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी का नाम देते हैं। होगा क्या इससे, है ना? अगर ऑर्गेनाइजेशन टाइम रहते हुए डिसइन्वेस्टमेंट के स्ट्रेटजी को फोकस कर लेती है, तो इसके बेसिस पर एंटरप्राइज के एक वाइटल इंटरेस्ट को सेव किया जा सकता है, और यह भी हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज को रीग्रुप करे और फिर एक नई तरीके से उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए ग्रोथ लैडर को अचीव कर पाए। तो अगर ग्रोथ के पाथ पर आगे बढ़ना है और बीच में आपके पास एडवर्स सिचुएशंस आ गई, तो कभी कभी आपको रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी को भी फोकस करना होता है, जहां आप जो मेजर प्रोडक्ट लाइन्स हैं या मार्केट्स हैं उनमें डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस को फॉलो करते हो और फिर इस तरीके से उसको फॉलो करते हो जिससे कि एंटरप्राइज के वाइटल इंटरेस्ट को बचा सको, रिसोर्सेज को रीग्रुप कर सको, उन्हें फ्रेश वे में असॉल्ट कर सको और फिर एक ग्रोथ लैडर
को भी आप लॉन्च कर सको। इसी वजह से रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी को फोकस किया जाता है। अब रिट्रेंचमेंट में भी काफी कैटेगरीज होती है। पहले हम बात करेंगे अबाउट द टेम्पररी एंड पार्शियल सेटबैक्स की। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन टेम्पररी या पार्शियल रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी को फोकस करती है तो उसमें क्या क्या एक्शंस इसकी तरफ से फॉलो किए जाते हैं। तो यहां ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, ऑर्गेनाइजेशन कैन कट बैक ऑन इट्स कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन अपने कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कट करेगी। जो उसके नए एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स होंगे या फिर जो उसकी रिप्लेसमेंट होगी ऑफ वर्न आउट मशीनरीज, एडवर्टाइजिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज, एम्प्लॉय वेलफेयर सब्सिडीज, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, एग्जीक्यूटिव वर्क्स, इन सब में क्या करेगी, इन सब में कटौती करना शुरू कर देगी। इन सारे एक्सपेंडिचर्स में कटिंग करना शुरू कर देगी जिससे कि वो अपनी कॉस्टिंग को प्रॉपरली कम कर सके और एडवर्स सिचुएशन को प्रॉपरली फेस कर सके। हालांकि ये जो काम किया जाएगा, ये जो कॉस्ट कट की जाएगी, ये टेम्पररी बेसिस पर की जाएगी। और जब एक ऑर्गेनाइजेशन एडवर्स सिचुएशन को कंट्रोल कर देती है तो उसके बाद इन कॉस्टिंग में या इन पर्टिकुलर सिचुएशंस में अगेन एक्सपेंडिचर्स को फॉलो किया जाना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इससे ज्यादा सीरियस सिचुएशन आ जाती है या इससे ज्यादा टिपिकल टाइम आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, उसके बाद उस केस में ऑर्गेनाइजेशन अपने इन्वेंटरी लेवल्स, मैन्युफैक्चरिंग लेवल्स, मैन पावर, प्लांट मेंटेनेंस, डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, इन सारे एरियाज में खर्चों को पोस्टपोन कर देगी। इसके आगे की बात करते हैं। अगर इससे ज्यादा खतरनाक स्थिति आ जाती है, मान लीजिए अगर इससे ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन आ जाती है, तब एंटरप्राइज क्या करेगी, तब एंटरप्राइज विड्रॉ कर सकती है कुछ मार्जिनल मार्केट्स में से, विड्रॉ कर सकती है कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स में से या प्रोडक्ट्स या फिर प्रोडक्ट साइजेस में से, विड्रॉ कर सकती है फ्रॉम स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स में से, या फिर हो सकता है कि वो कुछ अपने ब्रांच ऑफिसेस को वाइंड अप कर दे। तो इस तरीके से इन सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हुए ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, इस एडवर्स सिचुएशन को फाइट करने के लिए अपने खर्चों में कटौती कर सकती है। ये भी रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी ही कहलाएगी। जब हम बात करते हैं फोर्थ स्टेज की रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी की, तो उस केस में एंटरप्राइज क्या करेगी, द एंटरप्राइज में रिजॉर्ट टू सेल ऑफ सम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट डिविजन्स। तो यहाँ कुछ अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को भी सेल कर सकती है, जो उसके इंडिविजुअल प्रोडक्ट डिवीजन है उनको भी सेल कर सकती है। इसके साथ साथ ये कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्शन में से रिटायरमेंट भी ले सकती है। मान लीजिए फर्म के डिफरेंट बिजनेसेस रन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर बिजनेसेस को वो कंप्लीटली क्लोज भी कर दे। इसके साथ साथ ये भी पॉसिबल है कि वो अपने आप को टेक ओवर के लिए मार्केट में ऑफर कर दे। अगर उसे नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है उस एडवर्स सिचुएशन की वजह से, तो हो सकता है कि वो अपने आप को दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के सामने टेक ओवर के लिए प्रेजेंट कर दे जो उसे टेक ओवर करने में कैपेबल हो। और लास्ट ऑप्शन क्या है, लास्ट ऑप्शन है लिक्विडेशन, यानी कि वो अपनी सारी की सारी एसेट्स को सेल कर दे, रिलीज कर दे उन्हें, और इसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट डेट। ओके, सो दिस इज known as the retrenchment strategy. Clear? Now come to the last one, and this is known as the combination strategies. Combination का मतलब क्या होगा, हमने जितनी भी स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो इसी वजह से ये पॉसिबल है कि कोई भी पर्टिकुलर एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इन स्ट्रेटजीज के मिक्स को अडॉप्ट कर सकती है। कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जहां एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन के द्वारा इन जो अबव 3 स्ट्रेटजीज मैंने आपसे डिस्कस करी हैं इनके मिक्स को भी वो अडॉप्ट कर सकती है। मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 3 पर्टिकुलर एरियाज में वर्कआउट कर रही है। एक एरिया में तो वो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रही है, सेकेंड एक्टिविटी में या सेकेंड एरिया में वो एक्सपेंशन स्ट्रेटजी को फोकस कर रही है, और लास्ट एक्टिविटी में वो रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी को फोकस कर रही है। ओके, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी। क्लियर? सो इन दिस वे these are the 4 alternative strategies available to any of the organization. Thank you.